economic collapse of Afghanistan will not suit anyone. It will not suit the region, it will not suit Afghans, and we must take steps to avert that. इमरान खान इस बात पर यकीन करता है कि अगर हमने अपनी जमहूरियत को बचाना है तो इलेक्शन के तरीक़ेकार को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। हुकूमत की कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन ना करवाए, हुकूमत करवाए। ये आइन के अंदर मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये आइनी रेगुलेटर है इलेक्शन कराने की। कानून बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। 11 सितंबर 2021 अमेरिका की अफगानिस्तान में तवील तरीन जंग के 20 साल मुकम्मल होने पर तालिबान की जानिब से ऐलान करदा अबूरी हुकूमत के अराकीन के मुमकिना तौर पर हलफ उठाने की इत्तलात हैं। तालिबान की जानिब से हुकूमती अराकीन के नामों का तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन क्या तालिबान हुकूमती मशीनरी में अफगानिस्तान को दरपेश सियासी, मौशी, मौशरती और बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस से निपटने में कामयाब हो पाएंगे? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में जिस बुनियादी सवाल पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, सबसे पहले उस सवाल पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि 9/11 पर इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की अबूरी काबीना का हलफ मुतवक्के अफगानिस्तान की अवाम और दुनिया इस तब्दीली को कैसे देख रही है? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर आदिल नजम साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक 9/11 जब इस सारे मसले का इस खत्ते में आगाज़ हुआ 2001 में, और अब एक कल 9/11 2021 मुमकिना तौर पर ये जो अबूरी कैबिनेट हलफ उठाएगी, कैसे देख रहे हैं अलामती अहमियत इस तारीख की? सर देखिए, हलफ उठाना तो अलामती हो या ना हो, एंड आई होप कि इसमें तालिबान भी जो है वो कोई चस्के लेने की कोशिश नहीं करेंगे कि रबिंग इन द फेस कि जी 9/11 को हम ये कर रहे हैं इसलिए। अगर होता है तो हो। असली जो अलामती इसकी अहमियत है, बल्कि इसकी अहमियत है, सिर्फ अलामती नहीं है, वो ये है कि कल जब 9/11 की 20 साल हो जाएंगे 9/11 को, तो ज़मीनी हकीकत ये होगी कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक बार फिर तालिबान के कंट्रोल में होगा, और ना सिर्फ कंट्रोल में होगा, लेकिन जो आज से 20 साल पहले अफ़गानिस्तान था उससे ज़्यादा और शायद थोड़ा सा ज़्यादा मुस्तहकम हाल में कंट्रोल में होगा। अमेरिका के लिए फिर सवाल ये है कि हमने 20 साल में जो जंग लड़ी, जो हमारी ज़िंदगी की, अमेरिका की ज़िंदगी की सबसे तवील तरीन जंग थी, इसमें हमने क्या खोया क्या पाया? और खोया पाया का मतलब मुल्क नहीं है। खोया पाया का मतलब यह है कि हमारी जो एक सुपर पावरनेस है, हमारी जो एक आलमी कुव्वत के लिहाज से पहचान है, उस पहचान का क्या हुआ? मेरे ख्याल में उसकी अलामती जो अहमियत है वो कहीं ज़्यादा है कि जो भी काबुल में कल होता है या नहीं होता। लेकिन वो सवाल जो है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए, क्योंकि 9/11 की जो इम्प्लीकेशन थी वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थी। देखिए, अमेरिका बदला, दुनिया बदली। आप आज एयरपोर्ट जा ही नहीं सकते उस तरह जिस तरह आप 20 साल पहले जा सकते थे। कहीं भी दुनिया में हर एयरपोर्ट का नक्शा बदल गया, नए लफ्ज आ गए, सिक्योरिटी और सर्वेलेंस की नई बातें आ गई, नई ऑर्गेनाइजेशंस आ गई। क्या दहशतगर्दी पे जो जंग हुई उससे दहशतगर्दी कम हुई या नए जो ग्रोह हैं वो पैदा हो गए? तो ये वो बड़े सवाल हैं जो मेरे ख्याल में ना सिर्फ कल लेकिन हमें हॉन्ट करेंगे अगले कई साल तक इस वाक़ये के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिन तब्दीलियों का भी आपने जिक्र किया है जो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, इस खित्ते में नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड देखी गई हैं, अब इन सारी तब्दीलियों के दरमियान अफगानिस्तान की जो काबीना है जिसमें से 14 अराकीन वो हैं जो सलामती काउंसिल की ब्लैक लिस्ट पर हैं, इस काबीना के साथ अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है वो कितना बड़ा चैलेंज होगा? सर देखिए, चैलेंज तो ज़रूर है। मेरे ख्याल में अभी जो है ना ये गेम खेली जा रही है छुपन छुपाई की बिटवीन तालिबान और बाकी दुनिया। तालिबान भी जो है ना वो भी हल्का सा पंगा करके देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी ज़मीन है, कितना हम इसको पुश कर सकते हैं, और दुनिया भी जो एक तरह से है उनको पुश कर रही है कि एक ख़ास डायरेक्शन में, ये जानते हुए कि वो पूरी तरह उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। मसलन ये मखलूत हुकूमत की बात है। मखलूत हुकूमत का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि जितने फ्रीकैन है वो आ जाए। आपने अमेरिका में कोई मखलूत हुकूमत तो नहीं देखी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन साथ हो, या आप पाकिस्तान में बना के दिखा दें, ले आए नवाज शरीफ को और जरदारी साहब को इमरान खान के साथ एक जॉइंट काबीना।
तो कहने का मकसद ये कि ये सारी जो गुफ्तगू है, इसका मकसद एक दूसरे को डिप्लोमेटिकली पुश करना इन अ वे। मेरे ख्याल में आलमी जो कुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि तालिबान का जो भी सेटअप बने वो कम से कम ऐसा हो कि उनके पास भी एक वसीला हो उस सेटअप से बात करने का, क्योंकि हमें याद है ना, देखिए 20 साल पहले एक तालिबान की हुकूमत थी जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने शन कर दिया था। इन अ वे तालिबान नहीं चाहते कि फिर वैसा हो, और शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं चाहती कि फिर वैसा हो, लेकिन मुश्किल जरूर होगी। एक आखिरी जुमला, जहां तक ये बात है कि यूनाइटेड नेशंस की फहरिस्त में है या नहीं है, आप दुनिया का जरा नक्शा उठा ले और उसमें कई जगह हैं जहां नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तालिबान जो है वो इससे दे विल गेट अवे विद इट, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसा होता है कई बार और होना पड़ता है, लेकिन उसकी फिर उस मुल्क को कीमत भी देनी पड़ती है। तो सर ये जो फिर ब्लैक लिस्ट में होने वाला फैक्टर है, जो इशू है, फिर क्या इसको हम सिर्फ दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कह सकते हैं? जिस तरह से तालिबान तर्जुमान का कल भी बयान आया कि हक्कानी जो ख़ानदान है वो अफराद अमारत अफगानिस्तान का हिस्सा हैं, उनकी अलग शिनाख्त नहीं है और अगर वो ब्लैक लिस्ट में रहते हैं तो ये दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। तो अगर दीगर मकामात पर भी ब्लैक लिस्ट में है तो फिर सिर्फ दोहा एग्रीमेंट से तो बड़ी बात हुई सर। ये मेरे ख्याल में है बड़ी बात। देखिए अब जो है वो दोहा एग्रीमेंट जो है वो तो एक बाजी हो गया ना। दोहा एग्रीमेंट बेसिस था, वो एक बेसिस था जिसके हिसाब से ये बनी। दोहा एग्रीमेंट की एक और अहमियत ये है कि दोहा एग्रीमेंट था किसके दरमियान? बेसिकली दरमियान वो अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान तो नहीं था, क्योंकि गनी साहब को तो वहां बुलाया ही नहीं गया। दोहा एग्रीमेंट था अमेरिका खुसूसन और तालिबान के दरमियान, उसमें दूसरे फरीकैन भी थे, लेकिन बेसिकली तो अमेरिका और तालिबान की एक एग्रीमेंट थी। तो वो एग्रीमेंट, अब यही दो फरीकैन जो है मेरे ख्याल में ये टेनिस का गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे को बॉल मारता है, दूसरा इसको बॉल मारता है, तो ये वो गेम चल रही है। जहां तक ये सैंक्शन वगैरह की बात है, तालिबान शायद कोशिश करेंगे कि जी वो जो लिस्टें हैं उनको कुछ हल्का सा चेंज कर दो, और शायद दुनिया को ये भी बावर करेंगे कि यार हमने भी तो सियासत करनी है ना। ठीक है, हम जिन लोगों से जो लोग लड़के हमारे साथ आए हैं, अगर हम उनको बिल्कुल कोई जगह नहीं देंगे तो वो कल हमारे खिलाफ लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक रियलिटी हो सकती है कि जो डिसइंचेंटेड, मेरे ख्याल में एक आप लफ्ज सुनेंगे बहुत ज्यादा अगले हफ्तों में और महीनों में, कि अगर डिसइंचेंटेड तालिबान आ गए, कि जो तालिबान हुकूमत करती है उससे तालिबान का अपने जो लोग हैं वो डिसइंचेंट हो गए, तो उसका क्या नतीजा? तो डॉक्टर साहब जब ये सारी सूरत हाल चल रही थी, अब जब हम तब्दीली की बात करते हैं, 20 साल के दौरान बहुत सारे परसेप्शंस, बहुत सारे डायनामिक्स तब्दील हुए हैं, ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सियासत बल्कि खित्ते में भी। तो अगर हम इस तब्दीली की बहस को तालिबान पर स्टिक करें एक लम्हे को, क्या आप समझते हैं कि ये वक्त ऐसा है जिसमें यह जज किया जा सकता है कि तालिबान के जो खुद बयानात 2 हफ्ते पहले हेडलाइंस की जीनत बने कि जी अफगानिस्तान भी तब्दील हो चुका है और तालिबान भी तब्दील हो चुके हैं, जो उनके तर्जुमानों के बयानात थे, क्या आप समझते हैं कि ये वक्त काफ़ी है ये जज करने के लिए कि वाकई तालिबान तब्दील हुए हैं किसी हद तक या नहीं? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये एक तरह से एक ऐसा सवाल है जो शायद ना ही पूछा जाता ये सवाल, क्योंकि अब बन के हर जगह पूछा जाता है। अमेरिका में भी पूछा जाता है, कोई कहता है तालिबान 1, कोई कहता है तालिबान 2, कोई कहता है तालिबान A, कोई कहता है तालिबान B, कोई कहता है नया तालिबान, पुराना तालिबान। लेकिन तालिबान तालिबान होता है, पहली हकीकत ये है। दूसरी हकीकत ये है कि हर चीज तब्दील होती है। आप नहीं तब्दील होते, मैं नहीं तब्दील होता। 20 साल पहले जो है ना, मेरा वजन कोई 40 पाउंड कम था, बंदा तब्दील हो जाता है, मुल्क तब्दील हो जाते हैं, लोग तब्दील हो जाते हैं, लेकिन कौन सी चीजें तब्दील नहीं होती। सो कहने का मकसद ये है, यकीनन एक लिहाज से तालिबान मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इस तरह इसलिए मुख्तलिफ हमें नजर आ रहे कि वो कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनना, जो 20 साल पहले वो नहीं कोशिश कर रहे। एक तरफ से इसलिए मुश्किल है कि मुख्तलिफ है कि 20 साल उनको सोचने का भी मौका मिला है कि यार हम अच्छे भले बैठे हुए थे, हुकूमत कर रहे थे, तो हमने क्या किया कि जिसकी वजह से ये 20 साल हमें जो है ये जंग करनी पड़ी। इसलिए भी मुख्तलिफ है कि उनके जो लोग हैं वही बदल गए। जो आज लड़ने वाले हैं, जो बंदूकें जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, ये वो लोग तो नहीं है जो 20 साल पहले वाले थे। एक्चुअली फिजिकली लोग बदल गए। सो ये सारी तब्दीलियां यकीनन है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आइडियोलॉजी तो नहीं बदली, तालिबान का नारा तो नहीं बदला, वो झंडा जो लेके आए हैं वो तो नहीं बदला। तो ये एक्सपेक्ट करना, अगर कोई तब्दीली का मतलब ये समझता है कि ये तालिबान सेकुलर हो गए, वो गनी साहब की तरह हो गए, हरगिज नहीं होगा और हो सकता ही नहीं है। खुसूसन क्योंकि अब उनका नैरेटिव ये है कि हम तो जिस नारे पे जीते थे उसको तो नहीं छोड़ेंगे ना। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो ऊंट है ये तब्दीली का किस करवट बैठेगा। सो तब्दील यस, क्या तब्दील, सर्टेनली इथॉस में तब्दीली नो, और क्या जो आपका बड़ा अच्छा सवाल था कि क्या कबलज वक्त है, हमेशा कबलज वक्त होता है। तब्दीली का तयन करना हमेशा कबलज वक्त होता है।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के हवाले से ज़रा अगर कुछ बात की जाए, अभी रिसेंटली सरताज अजीज़ साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 90s में पाकिस्तान ने तालिबान को सबसे पहले तस्लीम करने की गलती की थी। तो अब जो पाकिस्तान की आप डायनामिक्स देख रहे हैं और जो पाकिस्तान का पॉलिसी स्टेटमेंट देख रहे हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान और तालिबान, क्या आप समझ रहे हैं कि हम माजी की गलतियों से सबक सीख रहे हैं? लगता है कि सबक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमती सतह पे जो गुफ्तगू है वो दुरुस्त है जनरली, कि जिसका महवर यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया था, हमसाया है, हमसाया होगा। हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के तालिबान या नाम तालिबान या किसी से नहीं होते, हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से, राइट। सो ये जो एक नैरेटिव है ये दुरुस्त है, और जल्दी ना करना वो भी दुरुस्त है। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही है, सबसे देखें ना, अगर जो सच्चा झूठे की बात मैं नहीं कर रहा, गलत है, ठीक है गलत है, लेकिन इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि जी तालिबान आपकी प्रॉक्सी है, और अब इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान तालिबान की प्रॉक्सी। तो अगर ये इल्ज़ाम है और अगर गलत भी है तो हमें उसकी नफ़ी करनी है। तो उसकी नफ़ी करने में मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए टू डेमोन्स्ट्रेट। उसका मतलब ये नहीं है कि हम तालिबान के मुखालिफ हो जाएं या ऑपोजिट हो जाएं, लेकिन वी हैव टू बिहेव एज अ स्टेट रादर देन कि हम जो हैं पाकिस्तान लगे कि तालिबान के तर्जुमान हैं या उनके बिहाफ पे निगोशिएट करें। इन जनरल आई डू थिंक कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो सीखा है उसने प्याले से। उसने ये भी सीखा है कि तालिबान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी किया आपने पहले? कभी आपकी बात सुनी गई है? जब 9/11 हुई थी तो तालिबान को जो हमने कहा वो उन्होंने माना? नहीं माना ना। तालिबान वही करेंगे जो तालिबान करेंगे। हमारा एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको हमें बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हमसाये मुल्क में अब उनकी हुकूमत होगी, लेकिन पाकिस्तान के मफाद पाकिस्तान के होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये मैं सिर्फ सही बातें नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि पहले तो एक अजीब सा एक लफ्ज है एफपैक, इसकी हमें नफी करनी चाहिए। दिस वॉज ए मिस्टेक एंड इसकी कीमत पाकिस्तान ने दी है। इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान को नफी कर दिया गया अफगानिस्तान से, बिल्कुल, कि पाकिस्तान को सिर्फ देखा जाएगा अफगानिस्तान की लेंस से। पाकिस्तान का मकसद ये होना चाहिए जनाब, एफपैक जो था वो गलती थी, आपने पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने, पाकिस्तान से ताल्लुकात रखो। अगर आप ये समझते हैं कि हम कोई रखवाले होंगे या कोई हम चौकीदार होंगे अफगानिस्तान के किसी और मुल्क के लिए, अमेरिका के लिए या यूनाइटेड नेशंस के लिए या चीन के लिए या रूस के लिए, नो, दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद इसको तकवीत दी है कई बार माजी में। वो यहीं से बैनुल-अक़वामी तासुर क्या है? चूंकि आप बैनुल-अक़वामी सियासत पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की काविशों को लेकर अभी मौजूदा टाइम पे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान का एतराज़ ये था कि हमारी कोशिशों को बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा नहीं जा रहा, लेकिन अब खास तौर पर जब इनखला का अमल तेज़ हुआ 31 अगस्त से पहले तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है मदद की, इवैक्यूएशन में दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान से दरख्वास्त भी की। अब मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा आ रहे हैं, विलियम बर्न्स भी पाकिस्तान में हालिया दौरे पर आए, यूरोपीय यूनियन से भी नुमाइंदे आए। तो क्या आप समझते हैं कि अब जो बैनुल-अक़वामी तासुर है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की काविशों का वो बेहतर हो रहा है? देखिए, तासुर तब्दील जरूर हो रहा है, बेहतर है होगा या नहीं इसका अगेन फैसला वक्त करेगा। जो आप कह रहे हैं ना कि हमें सराहा नहीं गया, वो कई बार मुझे हंसी आती है। देखिए, ये कोई आलमी सियासत कोई गजल गाना थोड़ी होता है कि आप गजल गाएंगे, अगला कहेगा वाह 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 मुकर्रर, ऐसा तो नहीं होता। आलमी सियासत में जो है एक आपके मफाद होते हैं, दूसरों के मफाद होते हैं। जहां उनकी हमआहंगी होती है वहां आपको एक तरह से उसकी तकवीत मिलती है, नहीं होती तो आपको फिर पुश बैक मिलती है। तब्दीली तो एक तरह से जरूर है मेरे ख्याल में। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान ने जनरली ज्यादा केयरफुली बिहेव किया। दोहा के ज़माने में भी पाकिस्तान ने बार बार ये कहा कि हम इसको जो मदद कर सकते हैं बहैसियत हमसाये करेंगे, लेकिन ये हमारी एग्रीमेंट नहीं है, ये आपकी, या आपको तालिबान से बात करें। दैट वाज द राइट स्टैंड, ठीक है। यकीनन उसमें मदद भी की, कोशिश भी की, लेकिन उसका ठेका नहीं लिया। अभी भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ठेकेदार न लगे। हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा, पाकिस्तान हिस्सा है, उस लिहाज से हमें हर मुल्क की मदद करनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर होने के हिसाब से हमें हर मुल्क की कोशिश करनी चाहिए कि उनके लोगों की अगर ज़िंदगी बच सकती है, उनके लोगों की अगर ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उनको ट्रांसलेट दिया जा सकता है, उस हवाले से हमें देना चाहिए। ये सताइश ढूंढना जो है मेरे ख्याल में इन अ वे नेगेटिव इसलिए हो जाता है कि फिर हम एक तरह से कह रहे होते हैं जी, हम जब कहते हैं ना कि हमारा बड़ा खास रोल है खास रोल, यार हमारी ज्योग्राफी खास है, लेकिन खास रोल का मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्पोक्स पर्सन है
तालिबान के लिए। मेरे ख्याल में ये अगेन मौका है कि हम अपने आप को वापस इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो उस तरह सराहा जाए। सो आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत से अच्छे काम किए, उनको सराहा भी जा रहा है। एक बड़ी अच्छी बात ये इन अ वे, और यही हमें डर ये था कि देखें जब ये होगा, और अभी भी हो सकता है कि जब अमेरिका खुसूसन ढूंढेगा कि इल्ज़ाम किसको दें, क्योंकि इल्ज़ाम खुद तो कोई नहीं लेता ना, तारीख में कभी कोई नहीं लेता, हम भी नहीं लेते, कोई और भी नहीं लेता, तो वो ढूंढेंगे कि यार उंगली किसकी तरफ उठाई जाए, और सबसे पहले उन्हें पाकिस्तान नजर आएगा क्योंकि हमारी पुष्ट पे टारगेट का निशान। इन अ वे गनी साहब जिस तरह वहां से फरार हुए और उसके बाद जो कहानियां निकली उससे एक तरह से डाइवर्जन हो गई, क्योंकि अब जो है ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि यार ये तो खुद उस गवर्नमेंट जो थी वहां की वो ठप हो गई। लेकिन हमें फिर भी मोहतात रहना चाहिए कि जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा बहुत सी उंगलियां हम पे उठेंगी, हमें उससे बौतराना नहीं चाहिए, हमें उसका केयरफुली कामली तदब्बुर से जवाब देना चाहिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल प्लेयर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सारी सूरत हाल पर हमें अपने माहिराना तज्ज़िये से आगाह करे थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत ऑपोजिशन के साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन के साथ भी महाज आराई की सूरत हाल में दाखिल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ईवीएम पर उठाए गए 37 एतराज़ात पर हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन का हेडक्वार्टर करार देते हुए उस पर सियासत करने का इल्जाम भी आयद कर दिया गया है, जिससे यह तासुर जन्म ले चुका है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात की राह में इलेक्शन कमीशन रुकावटें पैदा कर रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में जिस अहम सवाल पर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले उस सवाल पर एक नजर डाल देते हैं। हमारा सवाल यह है कि ऑपोजिशन के बाद इलेक्शन कमीशन के भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात कौन दूर करेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहनुमा अनलीब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कमर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, ये सूरत हाल इतनी खराब क्यों हुई कि अब हुकूमत बमुकाबला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो चुका है? आज भी हमने गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर कह दिया उन्होंने। सर कमेटी इजलास हुआ था, मैंने जो बाकायदा अपने ताज हैदर साहब की जो हो रही थी प्रेजेंटेशन, तो मैंने भी प्रेजेंटेशन दे दी। तो मैं तो आदिल स्वाति साहब ने तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बड़ी तारीफ की, बड़ा सपोर्ट किया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को। तो मैंने भी सारे इसके इलेक्ट्रॉनिक साइड इफेक्ट पे है तमाम मामले में बहस की थी। लेकिन बहरहाल आज जो वाक़या पेश आया, एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। तो ऐसे मामले में ऐसे नाखुशगवार वाक़े पेश आते रहते हैं। कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, इस तरह के झगड़े फसाद गाली गलौज होता रहता है ना। तो अब ये आदिल स्वाति साहब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर उन्हें गुस्से में आके जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो है तो काबिल अफसोस, नहीं करने चाहिए थे। आईनी इदारा है, उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वफाकी हुकूमत के वज़रा ने की है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो एक तनाव था वो तनाव शदीद इख्तियार करता जा रहा है। और अब इसका फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने पीर के रोज के इजलास में करना है कि वो कौन सी आईनी कानूनी राह निकालते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आईनी कानूनी के तो रास्ते हैं, उनके पास आइन के आर्टिकल 204 के इख्तियारात भी हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल है, जो रूल ऑफ बिजनेस है, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बराबर है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 220 और 222 के तहत उनको है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 9 में तो बेपनाह समंदर इख्तियारात हैं। अब वो क्या करते हैं, इस तरह से चलते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने अपना वे आउट निकाला। ठीक है, तो अच्छा अनदीप साहिबा, जरा आप ये बताइएगा कि जब ऑपोजिशन भी नहीं रजामंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात उठा लिए हैं, तो फिर क्या वजह है? हुकूमत बज़िद क्यों है ईवीएम को इम्प्लीमेंट कराने पर? आज तो ये भी कहा है कि ज्वाइंट सेशन में पास करवा लेंगे फिर ये बिल।
देखिए, बात ये है कि ये तो सब मानते हैं ना कि इलेक्शन का निज़ाम कम्प्लीटली फेल हो चुका है। इस वक़्त अगर आप देखें तो ये दोनों ही ऑपोज़िशन जमातें जो हैं, ये इलेक्शन कमीशन पे अटैक कर चुकी हैं। ये कह चुकी हैं कि 1970 के बाद एक इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुआ और 4 दफ़ा वो आए, 3 दफ़ा ये आए। ये इसी इलेक्शन कमीशन के तहत आए। जब जीत जाते थे तो कहते थे कि जी सब ठीक है, हार जाते तो कहते थे कि धांधली हुई। कभी आरओ इलेक्शन, कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए। तो ऑब्वियसली आपने अगर एक चीज़ 40 साल इस्तेमाल की है और वो रिजेक्ट हो गई है तो आपने कोई नई चीज़ लानी है। अब अगर आपने नई चीज़ लानी है तो आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि दुनिया में अल्टरनेटिव्स क्या हैं। दुनिया में अल्टरनेटिव्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं। वो क्यों ज़्यादा कुछ कंट्रीज़ में पॉपुलर है? क्योंकि उनमें जो ह्यूमन एलिमेंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि आरओ इलेक्शन, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या ये जितना आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन एलिमेंट कम हो जाता है। इसीलिए एफबीआर में भी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। सारी दुनिया में ये प्रूव हुआ है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि जी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। तो अंदीप साहिबा, ये बातें दुरुस्त हैं प्रिंसिपली। तो ऑब्वियसली साफ और शफाफ इंतखाबात हम सब की ख्वाहिश है मुल्क में होना, और जाहिर है पहले भी बेज़ाब्तियाँ और शफाफियत पर सवाल उठते आए हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया EVM पर, तो जो गवर्नमेंट का आगे से रिएक्शन आया, पहले आज़म स्वाति साहब का, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या आप समझती हैं कि ये हेड ऑन कोलिजन ECP के साथ ये ठीक है गवर्नमेंट का? देखिए, हमने ECP के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की हैं और उन्होंने जो इतराज़ात किए हमने उसके जवाब भी दिए। और देखिए बात क्या है, बात ये है कि आप जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे ना, सारे तकरीबन स्टेक होल्डर्स उस पर एतराज़ करेंगे। ये बात मुस्तरद है। आप देखें वैक्सीन्स, अभी के जान का खतरा है, उस पर भी लोगों को एतराज़ है। उसमें भी नई नई चीजें आती हैं कि जी इसमें ये हो जाएगा, 2 साल बाद मर जाएंगे। ये पढ़े लिखे लोग भी अभी तक नहीं लगा रहे। तो जब भी कोई नई चीज आती है उसके ऊपर एतराजात होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप ये कहें कि बंद ही कर दें वैक्सीन। या अगर आप कहते हैं कि जी हमने इलेक्ट्रिक कारें लानी है, तो इलेक्ट्रिक कारों के अंदर भी एक इशू है, 2 इश्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि उसमें आप उसकी लाइफ कितनी होगी, लेकिन वो आ रही है, दुनिया उनको इस्तेमाल भी कर रही है, क्योंकि वो तरीका है आगे जाने का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स दुनिया में तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी हैं। इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जो कि 10 गुना ज्यादा वोटर है हमारे से, वो इस्तेमाल कर चुका है, प्रूव कर चुका है। इसी पर मुझे कंवर साहब से भी उनकी राय लेने दीजिएगा। कंवर साहब, गवर्नमेंट की तरफ से जो दलाइल सामने आ रहे हैं या जो बयानात सामने आ रहे हैं, उनसे ये लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हक में ही नहीं है कि EVM पाकिस्तान के इलेक्शंस में इंप्लीमेंट की जाए। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ECP EVM के खिलाफ है? देखा जी, ठीक है, मोहतरमा के लफ्ज़ भी सब अच्छे जा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँ कि चंद दुनिया के मुल्कों में ये काम कामयाब जा रहा है, और जो मुल्क की बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक है उन्होंने इसको गैर कानूनी करार दिया हुआ है। इसमें जर्मनी शामिल है, नीदरलैंड है, इसी तरह बरतानिया है, अमेरिका की आधी रियासतें हैं, उन्होंने इसको गैर कानूनी करार दिया हुआ है। मैंने खुद अमेरिका का दौरा किया, मैंने 2008 के इलेक्शन में, तो मैंने वहाँ देखा था। अब उन्होंने कहा था कि जी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हमने कहा क्यों नहीं आप कर रहे? कहते जी हमें इस पर एतबार नहीं है, फिर फ्लोरिडा के बाद इस पर हमें एतबार नहीं रहा। इसी इंडिया के अंदर भी, बंगाल में जो हुआ वहाँ भी एतराज़ात हो गए। अब इंडिया की आधी रियासतों में तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं हो रही, वहाँ तो मैनुअल इस्तेमाल हो रहा है। किसने कहा कि इंडिया के पूरे मुल्क में 80 करोड़ वोटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं? आधी रियासतों में चल रहा है। तो ये सारा हमारे भी ख्वाहिश है कि सिस्टम होना चाहिए। हम तो एक ही तो आपकी पैदावार है, हम तो 2006 में हमने इस पर काम शुरू किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो हुकूमतें गुजरती गई और किसी ने इसके ऊपर कानून साजी नहीं की। लेकिन असल बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए, ये डिजिटल सिस्टम आना चाहिए। लेकिन इसके मामले में इंडिया ने अगर 25 साल में आधी रियासतों में इसको नफाज किया है, लागू किया है, तो हमारे भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चले। लाहौर, कराची, पेशावर, कोटा में करें, बाकी शरहाई इलाकों में भी करके देख लें, सर्द इलाकों में भी करके देख लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलें। इंडिया में तो 25 साल लगाए आधी रियासतें में काम के लिए, और हम 1.5 साल में करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा मामला है समझने का, देखने का। सिस्टम बहुत शानदार है,
इसलिए अगर सही तरीके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो जाए तो बहुत सी खराबियां और हो सकती हैं। ये सिस्टम मैंने भी देखा, मैंने भी फिलिपाइन का भी देखा, थाईलैंड का भी देखा, मैंने ब्राजील का भी देखा, इसी तरह मैंने इंडिया का सिस्टम मैंने देखा। इंडिया के सिस्टम में बड़ी खराबियां हैं, लेकिन इसी तरह के तमाम सिस्टम देखने के बाद हम इस नतीजे पहुंचे कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बन रही है वो इंडिया से बेहतर बन रही है। ठीक है अंदीप साहब, इलेक्शन कमीशन ये कहीं नहीं कहता कि ईवीएम नहीं होनी चाहिए, अभी कंवर साहब भी ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो 37 तहफ्फुज़ात का इजहार किया है इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम पर, क्या आपने वो देखे हैं? क्या आप समझती हैं कि उन तहफ्फुज़ात में वाकई जान है जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए? ये जो 37 है ना, उसमें 20 तो जो है ना, 27 जो है वो मशीन के ऊपर नहीं है, वो तो और एतराज़ात हैं जिनको कि हमने एड्रेस किया है। जो मशीन पे एतराज़ात हैं वो 10 है, और वो हमने उनको यही कहा है कि हम इनको बिल्कुल कंसिडर करेंगे और इनके ऊपर जो भी इनके सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको करके करेंगे। अगर ये ना होता तो इंडिया की अगर 80 रियासतों में से 40 में ये लगा हुआ है तो ये ना लगती, एक भी रियासत में ना लगती। इसके ऊपर अगर कोई इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल अपोजिशन ने कहा जी कि नेट बंद हो जाएगा, लोड शेडिंग हो जाएगी, इसमें तो उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सारे एतराज़ात ऐसे हैं जो कि सही है इन द सेंस कि उन्होंने अपनी कंसर्न जाहिर किए, लेकिन कोई ऐसे नहीं है जो कि रफा ना हो जाए, जो कि किसी ना किसी जिसको कहते हैं सेफ्टी सेफगार्ड से दूर ना हो जाए, वरना तो ये निज़ाम जो है कहीं भी दुनिया में ना चलता होता। और बात वही है कि निज़ाम को एक बेहतर करने में, उसके ऊपर आने में क्रिटिसिज्म एसेंशियल होता है, ताकि हम अंदीप साहब, अब जैसे कि आप भी ये तस्लीम कर रही हैं कि जो एतराज़ात ईसीपी ने उठाए हैं ये इनमें से कई ठीक भी हैं और ज़ाहिर है खुशाइन बात भी है, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है ज़ाहिर उस पर एतराज़ात होते हैं और हुकूमत फिर उन पर एतराज़ात को उनका दिफा भी करेगी, सेटिस्फाई भी करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब गवर्नमेंट ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन चुका हुआ है, अब ईवीएम हो या ना हो, आइंदा इंतखाबात तो इसी इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, तो जो लैक ऑफ ट्रस्ट है वो तो हुकूमत ने खुद पैदा कर दी है इस अहम इदारे पर से, जिसने इंतखाबात कराने हैं मुल्क में, और गवर्नमेंट खुद कहती है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। देखिए बात यह है कि जो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन कर रही है और जो अपोजिशन कर रही है, उसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि उन्होंने अपने माइंड्स बंद कर लिए हुए हैं और वो इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर करने को तैयार नहीं है। अब बात वही है कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जिस पे डस्के में जब दोबारा इलेक्शन हुआ था तो इसी अपोजिशन ने बहुत कुछ कहा, उसके बाद जब यही इलेक्शन कमीशन उनके हक में फैसला दे देता है तो वो चुप कर जाते हैं। हमें ये एतराज़ है कि जी आप एतराज़ ज़रूर करें और आपका काम है एतराज़ करना, लेकिन जब हम उन एतराज़ात को पूरे कर रहे हैं तो फिर ये कह देना कि जी ये इसमें बजट नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा। बजट देना तो हुकूमत का काम है। अगर हुकूमत कह रही है कि जी हम इसका बजट भी फराहम करेंगे और इसमें सारी चीजें करेंगे और आप कह रहे हैं जी बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, तो फिर ये बातें तो लगती वही है कि आपने बर एतराज करने की वजह से की है। ठीक है अंदीप साहब हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने गवर्नमेंट की जानिब से ईवीएम रखी गई, ईसीपी ने ज़ाहिर एतराज़ात उठाए, आपने भी सारे मामले को देखा। गवर्नमेंट की जानिब से क्या सही तरीके से कन्विंस नहीं किया गया ईसीपी के एतराज़ात को, जो आज सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई गवर्नमेंट और ईसीपी के दरमियान? सर मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन है, अगरचे एक कमेटी बनी है टेक्निकल कमेटी और उसके तहत को 2 मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन ऐसे मामलात पास का तो 1-2 मीटिंग्स में नहीं तय होते। ठीक है, शायद उसके लिए ज्यादा मीटिंग्स की जरूरत है, ज्यादा तबादला ख्याल की जरूरत है, उसमें शायद जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। और मैं अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो ये बात सही है कि कुछ बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लिखी गई हैं वो गैर जरूरी हैं, वो उनका काम नहीं है। मिसाल के तौर पे ये कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है ये तो
अहमद बिलाल साहब, आपकी आवाज़ अभी मुझे नहीं आ रही, मैं चाहूँगा कि कंवर साहब से इसी पर बात कर लीजिए। कंवर साहब, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए, जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए ईवीएम पर, जिस तरह से अहमद साहब ये भी बात कर रहे थे, उनमें से कुछ एतराज़ात नहीं बनते ECP के उठाने, जिस तरह से कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात है अगर, तो क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि पैसे तो हमने देने ऐसे किए गए हैं, जिस पर के शिवली फराज साहब ने भी कहा है कि ये इंतजामी मामलात हैं इनके बारे में, और जो 10 सवाल जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े हसास किस्म के हैं। तो बात ये थी कि जो 10 सवाल जो बड़े अहम, वही तो बुनियाद है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। बाकी 27 ठीक है, वो इंतजामी मामलात हैं, लेकिन जो 10 सवाल है बड़ी अहमियत के हामिल है। उन्होंने कहा इसमें डिवाइस चेंज हो सकती है, इसमें जो आपका सॉफ्टवेयर है वो भी चेंज हो सकता है, इसमें आपका अब वोटर जो है वो उसका बाकायदा उसकी निशानदाही भी हो जाएगी, राजदारी नहीं रहेगी, शफाफियत नहीं रहेगी, और इसके बाद बहुत कुछ जो उन्होंने बातें इतराज़ात लगाए हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए था कि अपनी बड़ी हाई पावर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को साथ देकर वो इलेक्शन कमीशन के 10 एतराज़ात थे खास तौर पर, वो उनकी अजाला करने की कोशिश करते, कहते भी हम इसको जो नई मशीन लेके आ रहे हैं उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपकी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगे। तो ये एक ठंडे दिल के साथ बैठकर पूरी टीम हो जाती। लेकिन आज जिस तरह से एक बाकायदा ताज हैदर साहब जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन, वो जो उनकी सदारत में जब मीटिंग हो रही थी, हम भी गए थे, अहमद बिलाल साहब भी गए थे, तो हमने ये सोच रहा था कि हम बड़े अच्छे माहौल में, हमारा तो खत्म हो गया था चैप्टर 7 तारीख में, ताज में स्वामी बैठे हुए थे, सबने किसी ने एतराज नहीं किया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लिखकर जवाब दिया, उसका जवाब भी जो है वो आज इलेक्शन कमीशन से तलब कर सकते थे कि जनाब आप हमें बताएं ये 10 क्वेश्चन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 27 क्वेश्चन आपको ज्यादा है। तो ये आजम स्वाति को सवाल करने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान को, तो वो उसको तसल्ली से जवाब देते, ब्रीफिंग देते, प्रेजेंटेशन देते। अहमद बिलाल साहब, आपसे दोबारा गुफ्तगू को जोड़ना चाहेंगे। जो आप जिक्र कर रहे थे कि जो ECP की जानिब से एतराज़ात उठाए गए उनमें से कुछ ऐसे थे जो नहीं ECP के उठाने बनते थे, कॉस्ट के मामलात हो गए, लेकिन अभी कंवर साहब भी बात करें जो 10 एतराज़ात जो टेक्निकल थे, जो खालिस्तान EVM की फंक्शन से मुतालिक थे, उस पर क्या गवर्नमेंट की जानिब से कन्विंसिंगली नहीं सेटिस्फाई किया गया ECP को? सर मेरे ख्याल में नहीं। देखिए, मैं तो उस मीटिंग में, सारी मीटिंग में नहीं हूँ जिसमें हुकूमत और ECP के दरमियान गुफ्तगू होती है, लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कन्विंसिंग जवाब दे दिए या नहीं दिए। लेकिन जिस हद तक मीडिया में आया उसके मुताबिक तो मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगा, बल्कि मैं ज़ाती तौर पर खुद भी चूँकि इस मामले में दिलचस्पी रखता हूँ, तो मुझे भी चंद चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं समझता हूँ कि एक ही किस्त में ये इलेक्शन कमीशन का एस्टिमेट है कि 9 लाख मशीन चाहिए होंगी, लेकिन 4 लाख भी चाहिए हों तो दुनिया में कहाँ 4 लाख मशीनें बगैर पायलट किए आपने पहली दफ़ा सीधी आप उसको यूज़ कर लेंगे, और 2 साल के कलील अरसे में हमारे यहाँ हमें मालूम है कि ट्रेनिंग का काम बहुत कमज़ोर होता है। तो ये बहुत से मसाइल हैं जिनके लिए सलूशन गालबन मिडवे यही था कि एक ही गो में पूरे 4 लाख मशीनों को डिप्लॉय करने की बजाय इसको ज़रा ग्रेजुअली कर लिया जाए। दुनिया में ग्रेजुअली किया जाता है और लेसन लर्न को फिर आप अप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मुनासिब था। कुछ आगाज़ भी ज़रा देर से हुआ, 2 साल बाद हुआ हुकूमत को संभालने के बाद। अगर ये फ़ौरन ही कर लेते, लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि उनको भी करने के लिए बहुत सी और चीज़ें थी। तो इस तरह अब इलेक्शन कमीशन जिसने काम करवाना है वो कह रहा है कि मैं 2 साल में नहीं कर सकता ये काम, तो फिर उसको भी कोई वजन देना चाहिए हमें। तो फिर उसके ऊपर इस तरह से चढ़ाई कर दी जाए और वो अल्फाज का इस्तेमाल किया जो किया जा रहा है, मुझे इलेक्शन कमीशन के अफराद पे नहीं, लेकिन एक इदारे की इज्जत तो बहरहाल हम सबको करनी चाहिए, वरना फिर क्या बचेगा हमारे पास अगर इदारे अदलीबाद साहिबा। इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट ने आज भी ये कहा है कि हम मुश्तरका इजलास में पास करा लेंगे। अब इस मुश्तरका इजलास के हवाले से क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन ने तो वाज़ेह कह दिया है वो तो मुत्तफिक नहीं है EVM से। अलीफ साहिबा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अब मुश्तरका इजलास के हवाले से क्या लाएमल इख्तियार करेगी EVM को पास कराने के लिए? देखिए, अभी तो ये प्रोसेस में है, अभी कुछ कहना जो है वो कब्ल वक्त है। मेरा ख्याल है कि हम कम्युनिकेशन में सारी पार्टीज से हैं और हम यही कह रहे हैं, जैसे अपोजिशन को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखें जी, अगर आपको इस पे एतराज़ है, आप लोग 30-30 साल रहे हैं, आप कोई अल्टरनेटिव सिस्टम ले आए।
क्योंकि आप लोग ही कह चुके हैं कि आज तक कभी इलेक्शन जो है फ्री और फेयर नहीं हुए। लेकिन जो आप सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप वही करना चाहते हैं जो पिछले 30 साल से है। तो आप वही रिपीट करेंगे, वही रिजल्ट आएगा, वही रोना धोना होगा। तो अगर हम लेके आए हैं एक सिस्टम, या तो इस पे आप, जैसे इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगाई हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं, हम काम करें, या आप अपना कोई सिस्टम दे दें जो इससे बेहतर हो, जिससे आपको ख्याल हो कि जी आपके और हम सबके ये एतराज़ात नहीं होंगे। ना आपने सिस्टम देना है, ना आपने जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं इस ईवीएम में उस पर लगे कि कोई इन्फॉर्म्ड कमेंट देना है, ना आपने कहना है कि जी ये हम कुछ इसकी ऊपर बैठ के बात कर लें। तो इसलिए हमें ये पक्का यकीन है कि प्रॉब्लम उनको ये नहीं है कि धांधली होती रहेगी, प्रॉब्लम उनको ये है कि शायद धांधली होनी बंद ना हो जाए, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि जी पिछले 70 साल 70 के बाद फ्री नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनलीब अब्बास साहिब हमारे साथ मौजूद थी, अहमद बिलाल महबूब साहब और कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर इश्यूज पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड के ऐलान के साथ ही कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनिस मुस्ताफी हो गए। T20 के आलमी मार्के से पहले ये इस्तीफे टीम के मोराल और कारकर्दगी पर किस हद तक असरअंदाज होंगे, ये एक सवाल है। और ब्रेक के बाद इस सेगमेंट में जिस बुनियादी सवाल पर हम अपने मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल ये है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले तब्दीलियां और तल्खियां, क्या इन हालात में टीम बड़े इवेंट में बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? हमारे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये क्या तल्खियां चल रही हैं? इधर स्क्वाड का ऐलान हो रहा है, उधर इस्तीफे सामने आ रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है, ये क्या मामला हैं सारे सर? देखिए, इसमें अगर आप 3 साल पीछे जाए, जब इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने सब लोगों ने उम्मीदें लगाई और उन्होंने भी कहा कि जो क्रिकेट तब भी उनको उस तरह से फ्लॉरिश होती नजर नहीं आ रही थी। तो मानी साहब को लेके आए, मानी साहब वसीम खान को स्पेशली इंग्लैंड से लेके आए और हम सब ने उनको का वेलकम किया कि एक बंदा बाहर से आया, कोई बैगेज नहीं है, सिस्टम से आया, यहाँ पे सिस्टम अच्छे इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन जैसे जैसे उनके फैसले सामने आए तो हैरानी हुई कि क्या ये एक ऐसे सिस्टम से आए हैं जहाँ पे एक प्रोफेशनल कल्चर होता है, जहाँ पे जब आपने किसी नेशनल टीम का कोई कोच लगाना होता है तो मिकी आते तो एक सीजन्ड क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड कोच थे, उनको हटा के जो चॉइस ली गई दैट वाज सरप्राइज। तो मैंने तब भी बहुत सख्त अल्फाज में कहा था कि ये कभी जो है कामयाब नहीं हो सकता। जो फॉर्मूला वो लाए थे वसीम खान कि मिसबाह उल हक पहली दफा पहले दिन जब वो कोचिंग करेंगे तो वो उनका पहला दिन नेशनल टीम की हेड कोच की हैसियत पे होगा, जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। वसीम खान को कहे कि जरा ये इंग्लैंड में चीज इंप्लीमेंट करके देखे, कोई दुनिया में नहीं मानेगा। फिर उनको चीफ सिलेक्टर भी बनाया, बैटिंग कोच भी बनाया, और मुझे समझ नहीं आती कि ये किस बेसिस के ऊपर लगाया। और वहां से लेके आज तक पहले उन्होंने रियलाइज किया कि ये तीनों चीजें एक नहीं बंदा कर सकता, तो चीफ सिलेक्टर अलहदा कर दिया, बैटिंग कोच अलहदा कर दिया। और आज जो उनको तब करना चाहिए था, अगर रियलाइज कर लिया था कि एक्सपीरियंस के बगैर, क्वालिफिकेशंस के बगैर आप नहीं वो काम कर सकते एट द हाईएस्ट लेवल, तो तब अगर इनको चीफ सिलेक्टर बना देते और एक प्रोफेशनल कोच जो है वो ले आते तो आज ये दिल ना देखना पड़ता। आगे ये बताइएगा कि यहाँ पर रमीज राजा की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब ये खान साहब ने खुद रियलाइज किया और फिर उन्होंने मानी साहब के ऊपर भी दबाव डाला कि ये क्या हो रहा है, ये चीजें कैसे चल रही हैं, इनको चेंज करना चाहिए। तो ये रमीज राजा भी आए हैं सारे कैओस की वजह से जो पिछले दिनों चल रहा है। अब देखिए, रमीज राजा को एडवांटेज क्या है? मानी साहब से खान साहब पूछते थे, फिर वो वसीम खान से पूछते थे, क्योंकि वसीम खान इज द ओनली वन हु इज रिस्पांसिबल ऑफ ऑल द क्रिकेटिंग अफेयर्स।
अब रमीज राजा को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अब रमीज राजा को कोई कोच ये नहीं कर सकता कि देखिए प्रोसेस चल रहा है हम देखते हैं। नो, इज अ करेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, तो डायरेक्ट डीलिंग होगी। वो जो काम लिंगर ऑन होते थे 2-2, 3-3 महीने, सीरीज बाय सीरीज, अब उनका कोई हल निकलता मुझे तो नजर आता है। क्योंकि देखिए असल में बात तो ये होनी चाहिए कि अब ये किसी भी कोच को लाते हैं या रमीज से भी अगर हम देखेंगे कि वो कौन सी 4 चीजें हैं पिलर्स जो मैं समझता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली पीसीबी के अंदर क्रिकेट बोर्ड चलाने के लिए, आपके 4 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 इज योर इंटेग्रिटी, जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो एक चीज जो है रमीज के आने से नजर आई है, नो टेंटेड प्लेयर्स। ये तो मैं रियली हैप्पी। अब सेकंड उनको जो चीज करनी है वो करनी है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ फिटनेस, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमने ये आजम खान और शर्जील जैसे प्लेयर्स को नहीं हम देखना चाहते नेशनल टीम के अंदर। इट हैज टू बी ए प्रोटोकॉल्स, फिटनेस प्रोटोकॉल्स। अब उनको एक चीज और ये इंप्लीमेंट करनी है। तीसरी उनको ये इंप्लीमेंट करनी है कि जो भी वो अपने कोच और टीम मैनेजमेंट लेकर आते हैं उनको टास्क दें कि आई विल गिव यू अ मंथ, मुझे एक T20 का स्क्वाड और एक वनडे का और टेस्ट का मुझे आज बना के दो और मुझे लॉजिक दो कि तुमने ये जो 20 लड़के रखे हैं किस परफॉर्मेंस पे रखे हैं, और इनको तुम 3 साल अब चेंज नहीं करोगे। अगर जब चेंज किया तो देन आई विल सैक यू बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड प्लेयर्स टाइम। ठीक है। और चौथी चीज है कि आपने जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बनाने हैं और लॉन्ग टर्म के ऊपर उनको लेके जाना। इन 4 पिलर्स को तो आपने बड़े इंप्लीमेंट करेंगे तो एक्सप्लेन किया है। ये बताइएगा कि पहले जब स्क्वाड का ऐलान हुआ था तो ये कहा गया था कि जो कप्तान हैं बाबर आजम वो भी मुत्तफिक हैं स्क्वाड के साथ, लेकिन बाद में फिर खबरें ये आई कि कप्तान बाबर आजम और फिर मोहम्मद रिजवान वो चाहते हैं कि सरफराज जो हैं वो स्क्वाड में वापस आ जाएं। इस पर कुछ इख्तलाफात हैं। फिर ये भी इत्तलात थी कि बाबर आजम से कहा जा रहा है कि वो कप्तानी छोड़ दें। ये सारी तलखियां टेस्ट की कप्तानी वापस लेने की, ये वाकई कोई हकीकत है इन सारी इत्तलात में? देखिए उसमें जैसे ये भी बात सामने आई कि जो मिसबाह हक हैं वो खुश नहीं थे आजम खान की सिलेक्शन से, या वो चाहते थे कि जो है शुएब मलिक वापस आए और इस तरह से एक आधा और प्लेयर वो चाहते थे। लेकिन मेरा इसमें एक लॉजिक है, मैं बाबर आजम मैं चाहता हूं कि कप्तान को एम्पावर्ड किया जाए, पर उसकी एक लॉजिक होनी चाहिए। आज अगर बाबर आजम को शुएब मलिक चाहिए तो शुएब मलिक अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज में क्यों नहीं था, वो इंग्लैंड की सीरीज में क्यों ना था, उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में क्यों नहीं था? क्योंकि जब आप ये तो नहीं हो सकता कि जब आप प्रिपेयर हो रहे होते हैं, आप प्रिपरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, आप 6 महीने पहले अपना एक स्क्वाड बनाते हैं, फिर उसको एवेल्युएट करते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी उन्होंने पहले नाम के पास शुएब मलिक उस रेस में था, तो अचानक वर्ल्ड कप से पहले आप कैसे डाल सकते हैं? आपका वही स्क्वाड खेलना चाहिए जो पिछले 6 महीने से या 1 साल से आप उसको कैरी आउट करके लाए हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने किसी को भी नहीं किया। आज आसिफ अली वापस आते हैं, उनकी कोई 9 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी लेस देन 100। आप कुछ दिन को लेकर आए हैं, उनकी भी नो परफॉर्मेंस, नो स्ट्राइक रेट। तो मुझे नहीं समझ आती कि जब इनको साल पहले ड्रॉप किया था और अब वापस लाए हैं, इस दौरान उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है? आगे फिर अभी शादाब की भी कुछ मुलाकातें हुई हैं पीसीबी के हाई ऑफिशियल से, तो क्या आप देख रहे हैं कि बाबर आजम की T20 की कप्तानी भी खतरे में तो नहीं है कहीं? नहीं, देखिए अभी तो खतरे में नहीं है, बट आई थिंक लॉजिकल चीजें होनी चाहिए। अगर आप ऐसे डिमांड नहीं कर सकते चेयरमैन से, आप अपनी एक राय रख सकते हैं और उसमें कोई लॉजिक लेकर आए। ये कैसे? अब मैं भी अगर हूं तो मैं तो एक बात ना ये सुनूं, लॉजिक लेकर आओ तो उसमें जरूर कहेंगे जी देखिए जिसको हम 1 साल से अपने साथ तैयार किया हुआ है उसको टीम में होना चाहिए था। फ़हीम अशरफ के लिए बोले नो प्रॉब्लम, या किसी और फखर के लिए बोलता नो प्रॉब्लम। बट आई थिंक सिलेक्शन कमेटी ने जो भी अभी फैसले किए हैं उसकी कोई बेस नहीं है। फ़हीम अशरफ इन सारी तब्दीलियों के बाद इन सारी तब्दीलियों के बाद शादाब का भी जो बयान आया सामने कि हम गारंटी नहीं कर सकते हार या जीत, परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ये बयान टीम के मोराल को कितना रिफ्लेक्ट करता है?
देखिए, लोग तो अपनी टीमें बना के 6-6 महीने 1-1 साल से बैठे हुए हैं, उसमें हार्डली कोई आदि चेंज वो करेंगे। हमने तो 3 साल पहले हमने ये कहा कि जी क्रिकेट का बुरा हाल है, रीवैम्प करेंगे, एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट होगा। वो 3 साल रीबिल्डिंग में ही गुजर गए। आज भी रीबिल्डिंग कर रहे हैं कि हमारे पास कौन से प्लेयर्स हैं। सो ऐसी टीम दुनिया में आपको कोई नजर आएगी जिसमें बाबर आजम, रिजवान, हफीज, वो भी 40+, and then you have Shaheen and Hassan Ali and Shadab in and out. तो इन्होंने बिल्ड ही कुछ नहीं किया और अब आपको फिर से 3 साल बाद फिर से रिवैम्प करना पड़ेगा, फिर से सिस्टम बनाना आखिर में जरा ये बताइएगा कि आपकी फिर प्लेइंग 11 क्या होती T20 वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, मेरी प्लेइंग 11 तो इन्होंने किसी को किसी काबुल छोड़ा ही नहीं है। जब आप 3-2.5 साल में 65 प्लेयर्स को रोटेट करोगे तो आप देखेंगे पीछे किसी की परफॉर्मेंस ही नहीं है। इन्होंने हर बंदे को लाया, ये शुरू में आए, शुएब मलिक आए, उमर अकमल आए, अहमद शहजाद आए, 2-2 मैचेस का चेंज, फिर इफ्तिखार आते हैं तो कभी हैदर अली आते हैं तो कभी कौन आता है तो कौन नहीं आता। सारा कुछ आप टेस्ट टीम ले ले, T20 ले ले, देयर इज नो वन कंसिस्टेंट। फखर को बाहर करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि आई डोंट नो वेयर दे आर हेडिंग एंड व्हाट दे आर थिंकिंग। आई एम सरप्राइज्ड। मेरी कोई टीम नहीं है क्योंकि सिर्फ ये 5 ही लोग हैं जो पिछले 6 महीने से 1 साल से रेगुलर खेल रहे हैं। इस स्क्वाड से फिर कितनी उम्मीदें आपको T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने के हवाले से? देखिए, परफॉर्मेंस तो आप ऑन एनी डे कोई भी कर सकता है, बट this is not the preparation, this is not the way you prepare for the World Cup। ठीक है, बाकी टीमें बहुत आगे हैं हर चीज के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।